एक बहुत गरीब और बेरोजगार लड़के अभिनव की शादी एक दिमाग हिला देने वाली वजह से शहर के करोड़पति की इकलौती बेटी अनन्या के साथ जबरन करवा दी गई थी। अभिनव अनन्या के घर जमाई बनकर रहता था और अपनी पत्नी अनन्या के अलावा सास, साले और नौकर की भी गालियां सुनता था। झोला लेकर निकले राशन पानी लेके अभिनव नाम के उस गरीब को आखिर क्यों लेने आई काले रंग की करोड़ों की कारें? क्या है उसकी असली सच्चाई? कौन है अभिनव? क्या था उसका राज जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए द रिटर्न ऑफ टाइगर बिल्कुल फ्री। अरे ओ घर जमाई, जल्दी बाहर निकलना, बाथरूम साफ करके बाजार जाना है राशन लाने। अभिनव को पता था कि ये नौकर घर का पुराना नौकर है जिसकी इज्जत घर में अभिनव से कई गुना ज्यादा है। जी रघु भैया, जा भाग के बाजार जा और राशन लेके आ। और सुन, आज अनन्या मैडम का वो ऑफिस वाला दोस्त चिराग आने वाला है। अरे वही जिसके साथ लेट नाइट आती है। पति है ना तू उसका, है? अब दोस्त की खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। अब देख क्या रहा, जाना। अभिनव को उस नौकर की बात पर गुस्सा आ रहा था कि तभी अभिनव का फोन बजा और स्क्रीन पर नंबर देखकर अभिनव चौंक गया क्योंकि नंबर दुबई का था। अभिनव ने फोन पिक नहीं किया था और फटाफट पैसे, सामान की लिस्ट और झोला उठाकर साइकिल से बाजार चला गया। सब्जी मंडी में अभिनव को फिर से दुबई से वो कॉल आ रहा था, लेकिन अभिनव ने कॉल को रिसीव नहीं किया और आगे जाने लगा। तभी गज्जू भाई ने उसको रोका। गज्जू भाई उस एरिया का लोकल गुंडा था। उस गुंडे ने अभिनव को भांप लिया कि वो पप्पू जैसा लड़का है, इसलिए वो उसे और छेड़ने लगा। क्या बे सूरदास, मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई भी तेरी? अभिनव उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा कि तभी गज्जू भाई ने उसे मारकर गिरा दिया। क्यों कर रहे हो आप लोग ये? साला भाई, ये तो वही घर जमाई है जिसकी एक खूबसूरत बीवी और वो अरबपति है। अभिनव इस इंसल्ट को बर्दाश्त करके सर झुकाकर आगे जाने लगा, लेकिन तभी गज्जू भाई ने उसकी कॉलर पकड़ा और बोला, फिर तो हम इसकी अरबपति बीवी को अपने अड्डे पर बुलाएंगे और पार्टी मनाएंगे अनन्या के साथ। ये सुनकर सभी गुंडे ठहाके मारकर हंसने लगे कि तभी अभिनव का फोन फिर बजा। क्या बे, तेरी डार्लिंग का फोन है क्या? जरा मैं भी तो सुनूं इसकी मीठी मीठी आवाज। आप लोगों को मुझे जो बोलना है बोल लो, बट ये फोन मत उठाना। ऐसा बोलते ही गज्जू भाई ने जरा भी देर नहीं की। हेलो अनन्या बेबी, बोलो। पर इसके बाद उस फोन पर गज्जू भाई से सामने वाले ने जो कहा उसे सुनकर गज्जू भाई थर थर कांपने लगा और पसीना पसीना होकर अभिनव के सामने लोट लगाकर बोलने लगा, हमें माफ कर दो भाई। अरे मैंने पहचानने में गलती कर दी आपको। तभी वहां धूल उड़ने लगी और सबने सामने देखा कि 3 काले शीशों वाली काले ही रंग की बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां उन गुंडों के सामने आकर रुक गई। बोला था ना फोन मत उठाओ, उनको लोकेशन मालूम पड़ गई मेरी। हाँ काजल। हे अनन्या, तुम खंडाला अकरम सर की पार्टी में आ रही हो ना? वहाँ पे हमारे कॉलेज के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, आई एम नॉट कमिंग। अनन्या, माफिया किंग अकरम सर का इनविटेशन है, ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुझे आना ही है और हम सब अपने अपने हस्बैंड के साथ आ रहे हैं। और तुझे ना अपने उस घर जमाई को भी साथ लाना है। तुझे उससे छुटकारा पाने का मौका मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माफिया वर्ल्ड के कई लोग आने वाले हैं। यस, अभिनव को रास्ते से हटाने का ये सही मौका है। चल ठीक है, आ जाती हूँ, लेके आऊंगी उस निकम्मे पति को मेरे साथ। अनन्या, ये क्या अपने हस्बैंड की जगह अपने नौकर को ले आई ट्रिप पर? यही मेरा हस्बैंड है। What? हे गाइस, आज खाने का बिल अभिनव भरेगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और हाँ गाइज, अभिनव ने यह भी शर्त रखी थी
कि अगर आज वो ये बिल नहीं भर पाता है तो राज अनन्या के साथ जो चाहे वो कर सकता है। What? अभिनव, अपनी औकात में रहकर शर्त लगाओ। मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे तुम दाव पे लगा दोगे। अनन्या मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ Shut up! Shut up! लगता है कोई सेलिब्रिटी आ गया। ओह माय गॉड, ये तो मिस्टर दिग्पाल है, अकरम सर के भी बॉस। मिस्टर दिग्पाल ने अभिनव को पहचान लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिनव ने मिस्टर दिग्पाल को इग्नोर किया और मेन गेट की ओर चल दिया कि तभी मिस्टर दिग्पाल ने होटल के मैनेजर से कहा, मैनेजर, इसका और सबका बिल मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये कहकर मिस्टर दिग्पाल अपने रूम में चले गए। 1 मिनट में इतना सब हो गया कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये मिस्टर दिग्पाल ने पी रखी है क्या? शायद ये अभिनव को कुछ और समझ बैठे। ए अभिनव, कौन सा बड़े सुपरस्टार का फोन आ रहा है तेरे पास? बार बार बजे जा रहा है। एक काम करता हूँ, उठा लूं क्या? देख, तेरा जितना गुस्सा है तुम मुझ पे गुस्सा निकाले, फोन मत उठा लेकिन। राज ने इसे चैलेंज मान लिया और फोन उठा लिया। राज ने फोन स्पीकर पर रख दिया और फोन पर सामने से आवाज आई, बॉस, हमें आपकी लोकेशन मिल गई, हम आ रहे हैं आपको लेने। देयर इज समथिंग क्रिटिकल। अरे ये तो करोड़ों का हेलीकॉप्टर है, ये अभिनव की टैक्सी का है। इसके बाद अभिनव ने फोन पर कुछ कहा और हेलीकॉप्टर वहां से चली गई। तुरंत एक टैक्सी आकर अभिनव के सामने खड़ी हो गई। अबे खोदा पहाड़ और निकली चुईया। वही मैं कहूँ, इतने महंगे हेलीकॉप्टर में ये बैठेगा। देख, टैक्सी आ गई इसकी। पर दुबई से बार बार आ रहे फोन और ये महंगी कार्स और हेलीकॉप्टर एक ऐसा राज खुलने वाले हैं जिसे जानकर आपके ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अनन्या, क्या तुमने कभी कोशिश नहीं की जानने की कि तुम्हारा वो निकम्मा पति किससे बातें करता है? क्यों ना ये अभिनव का पर्दाफाश कर दिया जाए। आज उसे रंगे हाथों पकड़ ही लेते हैं। अभिनव के टैक्सी को अचानक पुलिस द्वारा चेक पोस्ट पर रोक लिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर अभिनव को बाहर उतार कर चेक करने लगा। तलाशी करने पर पुलिस को अभिनव के पास से एक गन मिली। गन देखते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने अभिनव से कहा, क्या ये गन कहाँ से आई तुम्हारे पास? लाइसेंस कहाँ है इसका? ये अभिनव के पास गन कैसे आ सकती है? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, वरना यही उल्टा लटका के ऐसा मारूंगा ना, सारी औकात बाहर निकल आएगी। बताओ। जो घर के नौकरों से भी डांटा जाता था, उसने आज पुलिस वाले का हाथ पकड़ लिया था। इन पर क्यों हाथ उठाया? ये अभिनव की कमिश्नर तक पहचाने। तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार है या नहीं? किसने पकड़ा इनको? लेकिन सर, इसके पास इनके पास ये गन मिली सर। तो क्या हुआ? सेल्फ डिफेंस के लिए है और मैंने ही गिफ्ट की थी ये गन बर्थडे पे। अनन्या और बाकी सब कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि तभी कमिश्नर ने अभिनव को उसे बाइज्जत जाने दिया। वो अभिनव की टैक्सी का पीछा करते रहे। टैक्सी एक बहुत बड़े ही खंडर से होते हुए सड़क को क्रॉस कर ही रही थी कि तभी उसी खंडर की गलियों में से अचानक वो ब्लैक कार्स अभिनव के टैक्सी के आगे आ गई और अभिनव की टैक्सी के आगे पीछे चलने लगी। Oh my God! क्या है अभिनव का दुबई से कनेक्शन और क्यों आ रहा था अभिनव को दुबई से कॉल? क्यों कमिश्नर ने दी थी गरीब अभिनव को गन? आखिर क्या होने जा रहा है इस सनसनीखेज कहानी में और कितने राज खुलने बाकी हैं? क्या आप इस कहानी को फ्री में शुरू से सुनना चाहते हैं? अरे ये 5 मिनट में खाना नहीं, 5 सेकंड में मौत डिलीवर करता है, मौत।
जिसे तुम सब एक मामूली डिलीवरी बॉय समझने की भूल कर रहे हो, वो करोड़ों की किंगडम का मालिक है, मालिक। अरे इसके नाम से सिर्फ इंडिया के डॉन नहीं बल्कि विदेशी माफिया भी कांपते हैं। जिसे सब समझते थे एक नाकारा डिलीवरी बॉय, उसकी सच्चाई सामने आते ही हिल गया पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड और हो गई 112 मुल्कों की पुलिस अलर्ट। पॉकेट एफएम आपके लिए फ्री में लाया है वो कहानी जिसे सुनने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ। सच जानने के लिए हमें लौटना होगा 80 के दौर में, when the city was ruled by dons and gangsters। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। हालांकि इस काम में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसके पास ये करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 18 साल की उम्र में उसने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। वैभवी, ये सब क्या है? ये कौन है वैभवी? देख नहीं रही है, डिलीवरी बॉय है। पर हम तो केक मंगवा चुके थे ना, फिर तूने ये पेस्ट्री क्यों मंगवाई? ओह याद आया, ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना जिसको तू डेट कर रही थी। ओह कम ऑन यार वैभवी, तेरा स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। बेब, हैप्पी बर्थडे बेब। अभिनव देवेन को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बड़े बाप का लड़का था और हर वक्त वैभवी के आसपास मंडराता रहता था। देवेन को यहाँ देखते ही अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। उसके आगे अभिनव के हाथ में लटकी पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी। मेरी वैभवी को छूने की तेरी हिम्मत कैसे? दोस्तों, तुम लोगों को मेरे ऊपर डाउट था ना, मेरे स्टैंडर्ड्स पर डाउट था। अब बताती हूँ मेरे स्टैंडर्ड्स क्या हैं। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। What? और नहीं तो क्या, बेचारी कब तक तुझ जैसे गरीब के साथ ऐसी आधी पेस्ट्री खाती रहेगी। साला तेरी हिम्मत कैसे? तेरी तो तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहाँ से निकल गया। वो उन दोनों की शक्ल अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। हर घूंट के साथ उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था जिसमें देवेन वैभवी के गालों को चूम रहा था। तब इधर सनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सनी सिंह की बहन अनन्या उसके गले का कांटा बन गई थी। सनी अपने दादा हरदेवपाल सिंह की नजर में आने के लिए और अनन्या को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता था और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। जल्दी करो, गाड़ी में डालो इसे। सुबह होने से पहले अगर हमने इसको अनन्या के कमरे में नहीं डाला तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सुबह जब अभिनव ने करवट बदली तो उसका हाथ एक नरम हाथ से टकरा गया। अभिनव की नींद टूटी और उसने देखा कि वो एक अनजान लड़की के बगल में लेटा हुआ था। कौन हो तुम? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? अबे नहीं, वो मेरे साल में। छी 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 छी, शेम ऑन यू बहना। मुझे तो तुम्हारे कैरेक्टर पर हमेशा से डाउट था। कितनी बार मैंने दादाजी को समझाया, बोला, पर हर बार बोले मेरी अनन्या ऐसा नहीं कर सकती। लो, कर दिया तुम्हारी अनन्या ने ऐसा। अब पता है दादाजी को उनकी पोती की ये जो रंग रलियां चल रही है इनका से
लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए मैंने उन्हें यहाँ बुला दिया। भाई मुझे नहीं पता, भरोसा करिए। क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं जानती तक नहीं इस लड़के को, नहीं जानती भाई। मैं भी, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। इससे पहले कि अभिनव सफाई देता, अनन्या और सनी के दादा हरदेवपाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे। उनके पहनावे से समझ आ रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी थे। अनन्या को इस हाल में देख उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छे से नियम पता थे, फिर भी तुमने सारे नियम तोड़ दिए। नहीं दादाजी, नहीं। और तू? जब अभिनव की नजर हरदेव से मिली तो उसे लगा कि वो अपनी आंखों के सामने मौत देख रहा है। तूने मेरी पोती के साथ रात गुजारी है ना, आज से हमारे परिवार के कानून के हिसाब से तू सिंह परिवार का दामाद है। क्या? हम दोनों के बीच में लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। दादाजी, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं किया ना तुम दोनों ने, तो क्या ये था? इससे पहले कि अभिनव कुछ समझे, हरदेव के आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। अभिनव हरदेव की उम्र का लिहाज कर रहा था, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। अनन्या, इसे हॉस्पिटल भेज देना ताकि शाम को अकरम की पार्टी में आने के लिए ठीक ठाक से तैयार हो जाए। और याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में ये तुम्हारे साथ जरूर नजर आना चाहिए। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? क्यों? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वहां जाकर अभिनव शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। उससे हरदेव और उसके आदमियों का डर नहीं था। वो जानता था कि अनन्या पहले से काफी मुश्किल में थी और वो अपनी वजह से उसकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता था। अभिनव के पास ले देकर सिर्फ एक ब्लेजर था, वो भी उसके पापा का। वो जगह जगह से फटा और उधड़ा हुआ था, लेकिन जब अभिनव ने उसे पहना तो उसकी खूबसूरती ने ब्लेजर की सारी कमियां ढक दी। अभिनव का अंदाजा सही था, अनन्या का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। जितना अभिनव महीने का कमाता था, उतने की अनन्या ने सैंडल्स पहनी हुई थी। अनन्या की आंखों में दिख रहा था कि वो अभिनव से कितनी नफरत करती थी। अभिनव भी पार्टी में इतने बड़े लोगों के बीच जाने से घबरा रहा था। उसी घबराहट में उसने कब अपने पापा की अंगूठी को उंगली में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। इस अंगूठी को उतार दो प्लीज, बहुत गंदी लगी। सॉरी, पर ये अंगूठी मेरा सब कुछ है। अकरम का घर किले जैसा था, जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। तू यहाँ क्या कर रहा है साले? माय हस्बैंड। अनन्या, पागल हो गई हो तुम? इस सड़क छाप में ऐसा क्या देख लिया? किससे शादी कर ली? जुबान संभाल के बात कर। नहीं तो क्या कर लेगा तू? बोलना, क्या कर लेगा? देवेन भी तैश में आ गया। अभिनव उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि इतने में उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहां पहुंच चुका था। क्या हो रहा है यहाँ? अकरम सर, देखिए इस आदमी को, ये क्रिमिनल है, जबरदस्ती अपनी पार्टी में घुसा है। इधर आओ। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? एक्चुअली ये मेरे पति है। अकरम को अनन्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो।
इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहां से। थैंक यू अकरम सर। अनन्या तुम भी इससे दूर रहो, साला गरीब कहीं का। रुको। अकरम भागते हुए अभिनव के पास गया और उसकी अंगूठी को देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। चलो। अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेंद्र, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान हो गए थे। कुछ देर बाद जब वो अकरम के कमरे में पहुंच गए तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी ये अंगूठी देखना चाहता हूँ। क्यों? करो बात, मैं ऐसे मांगने वाला नहीं हूँ, बस मुझे इसमें कुछ देखना है, प्लीज। टाइगर? टाइगर? अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आ गए जो उन्होंने अभिनव से विदा लेते हुए कह दिए थे। लेकिन अभिनव हैरान था, उससे समझ नहीं आ रहा था कि अकरम ये सब कैसे जानता था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, पिछले 18 सालों से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारी हजारों करोड़ों की एम्पायर की वारिस, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और राणा अग्निहोत्री। वो देखो। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो सपना फिर से हरा हो गया जो वो हर सुबह देखकर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली मारी थी वो राणा था। दोस्त होने के बावजूद राणा ने अभिनव के पिता के साथ गद्दारी की थी। अभिनव की आंखें चिंगारी सी लाल हो गई। क्या हुआ? तुम इतना गुस्से में क्यों? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? हाँ, वो मैं तुम्हें हमारी कंपनी द माफिया किंग के बारे में कुछ बताने वाला था, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर खड़ा किया था। द माफिया किंग, जिसके नाम से पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, इस देश का सबसे बड़ा आदमी भी कांपता था। लेकिन तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया और इस दौरान हमारे कई दुश्मन खड़े हो गए, जिसमें सबसे बड़ा दुश्मन है इकबाल शेखावत। वो तुम्हें कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम्हें मारकर वो हमारा नामो निशान खत्म कर देना चाहता है। फिलहाल द माफिया किंग का सारा काम राणा का बेटा मोंटी संभाल रहा है। अब तुम आ गए हो तो इस कंपनी की भाग दौड़ अब तुम संभालोगे। अपने पापा के काम को अब तुम्हें आगे बढ़ाना होगा टाइगर। ये सुनते ही अभिनव के कान खड़े हो गए थे। कल तक उसकी जेब में 100 रुपए भी नहीं थे और आज अचानक वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया था। मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, इतने सालों तक तुम थे कहां थे तुम? पापा के जाने के बाद मैं एक अनाथ आश्रम में पला पड़ा। कई सालों के बाद वहां से निकला, काम करने लगा ताकि पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकूं। लेकिन इस दौरान आप लोगों ने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? टाइगर, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद माफिया वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई थी। हम उसे भी संभाल रहे थे और तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारा चेहरा भी बदल रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिलहाल अब तुम मिल गए हो। अब तुम्हें देखकर मोंटी और बाकी सब लोग बहुत खुश होंगे। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव को गुस्सा आ गया था।
मोंटी एक गद्दार का बेटा था। अभिनव ना तो उस गद्दार के बेटे से मिलना चाहता था और ना ही बात करना चाहता था। लेकिन पापा ने तो मुझे कभी इस माफिया ग्रुप के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। वो चाहते तो मुझे बता भी सकते थे। तब तुम बहुत छोटे थे, शायद इसीलिए संजय ने तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखा। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। अब तुम मिल गए हो तो मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। चीयर्स। अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राणा का राज अकरम और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला और क्यों एक गद्दार का बेटा अभिनव की गद्दी पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। ये लो, इसे रख लो। जब तक तुम टाइगर की पोजीशन नहीं पा लेते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अभिनव ने अकरम के हाथ से चेक लिया और उसे देखने लगा। उसकी जिंदगी पलट तो गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिले थे। एक बात और, तुम्हारी असली पहचान के बारे में फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। इसलिए अभी तक जैसे जीते आए थे वैसे ही जीते रहना, समझे? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। मेरा घर यहाँ से पास में है, वहीं ले लो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ? तुम्हारी हालत ऐसी है तो पता नहीं तुम्हारी घर की हालत कैसी होगी। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ नहीं रहोगी तो किसके साथ रहोगी? सुनो, अपनी ये 2 कौड़ी का लॉजिक ना अपनी जेब में रखो। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे बिस्तर में कैसे आए? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने नहीं आ रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है? और अगर इन फ्यूचर मजबूरी भी रहे ना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, तुम मेरे घर रहने आओगे एक नौकर की तरह, समझे? अभिनव ने पहले उसे देखा और फिर अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी को देखने लगा। अगर आज वो अंगूठी नहीं होती तो पता नहीं उसका क्या होता। अगली सुबह जब अभिनव का अलार्म बजा तब वो फिर से वही सपना देख रहा था। अलार्म की आवाज सुन वो झटके से उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने उठते ही मन ही मन सबसे पहले अकरम को धन्यवाद दिया, जिसने उसके पिता की कंपनी को इतने सालों बाद भी जिंदा रखा, लेकिन साथ ही उसे अपने पिता को खोने का मलाल भी था। इसी ख्याल के साथ अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अकरम के हिसाब से उसकी डिलीवरी बॉय की जॉब उससे अपनी पहचान छुपाने में काफी मदद कर सकती थी। अभिनव ने अपनी जेब में अकरम का दिया हुआ चेक डाला और घर से निकल गया। हेलो, कौन? टाइगर, अकरम। हाँ कहिए। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो भी हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है और साथ ही साथ तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार भी, बलराज। मैं चाहता हूँ कि बलराज को पता चल जाए कि हमारा टाइगर वापस लौट आया है, इसलिए शाम को साथ में डिनर करेंगे। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। बलराज जी, सिर्फ बलराज कहो। तुम टाइगर हो यार, और जंगल में सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर कभी किसी जानवर के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर जैसा महसूस कर रहा था जो जू से निकलकर जंगल में आ गया हो। अभिनव अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर आ गया था। वो इतने आराम से अपने बिस्तर पर आखिरी बार कब लेटा था उसे याद ही नहीं था। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा था। पिज्जा डिलीवरी। सर, ऑर्डर सिर्फ 500 का था, आपने मुझे 1000 क्यों दिए? तुम डिलीवरी वाले बहुत मेहनत करते हो दोस्त, ये 500 रुपए तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। इधर अभिनव उस पिज्जा बॉक्स को ध्यान से देख रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार पिज्जा कब खाया था। वैभवी और अपने लिए घर लेने के चक्कर में उसने अपनी कितनी इच्छाओं को मारा था, इसका एहसास उसे आज हो रहा था। लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था।
शाम को अभिनव होटल सैफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। रुको, अंदर का जा रहा है? अंदर ही जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अंदर जाना है तुझे? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अंदर जाने दूंगा? क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? अभिनव समझ गया था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके कपड़े देखकर उसे जज कर रहा था। सुन, मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। फालतू का तमाशा मत कर, निकल यहाँ से। कैसे जानता है तू मुझे? रिश्तेदार है मेरा। जब मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ तो वापस क्यों जाऊंगा? ये होटल क्या तेरे बाप की है? बोलना। ये सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं किया। वो शांत रहा ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ न जाए। अभिनव 2 कदम पीछे हटा और उसने फोन निकालकर अकरम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहाँ पहुँचे? मैं ये होटल की एंट्री पे हूँ अकरम। हमारा टेबल नंबर क्या है? टेबल नंबर? अरे मैं इस होटल का मालिक हूँ, मुझे टेबल बुक करने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ, आराम से बैठो, बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पे कोई ये सिक्योरिटी वाला खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे जैसे इंसानों को अंदर नहीं जाने देता है। ये कथा, तुम एक काम करो, बस 10 मिनट में मैं पहुँचने वाला, तुम वेट करो, ठीक है? और ये इस ऑफिसर की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक, नहीं कोई बात नहीं। क्यों, बहुत हीरो बन रहा था ना? मैंने कहा था मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। अगर प्रधानमंत्री को भी कॉल करेगा ना तब भी नहीं, समझा? चल निकल यहाँ से। अरे वो देखो, तुम्हारा निठल्ला एक्स। आजा मजे लेते इसके। इसे मैंने अपना बॉयफ्रेंड कभी माना ही नहीं। वैसे भी मैं अपने से छोटे लोगों से बात नहीं करती, मुंह नहीं लगती, उन्हें बॉयफ्रेंड क्या बनाऊं? तुम छोटे आदमी के मुंह नहीं लगती होगी, लेकिन ये छोटा आदमी तुम्हें एक सलाह देना चाहता है। इंसान की पहचान उसकी जुबान से होती है। जुबान संभाल के बात करो, वरना किसी दिन यही जुबान तुम्हारी जान ले लेगी। वाह, क्या बात कही है। ताली बजाओ। वेरी नाइस। तो फिर तुमसे तुम्हारे पैर क्यों नहीं संभाले गए? यहाँ कैसे चले आए? पिए हुए हो क्या? तभी वहाँ एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सभी पलटकर गाड़ी को देख रहे थे। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। वो देखने में लंबा चौड़ा और मजबूत था। वो और कोई नहीं बल्कि बलराज था। वो एक बहुत ही फेमस कपड़ों की कंपनी का मालिक था और साथ ही द माफिया किंग का एक मजबूत पिलर। उसे देख अभिनव की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या चल रहा है यहाँ? सॉरी सर, लेकिन इस आदमी ने मुझे और कस्टमरों को काफी परेशान किया हुआ है। मैं इस चोर को अंदर जाने से रोक रहा हूँ तो ये यहाँ पे तमाशा कर रहा है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोर कहने की? तुम होते कौन हो इसे अंदर जाने से रोकने वाले? ये होटल तुम्हारे बाप ने खोल रखा है क्या? ये मेरा मेहमान है और तू आज के बाद इस होटल के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। गेट लॉस्ट। सॉरी सर। I'm sorry टाइगर, इस बेवकूफ की वजह से। असल में तो छोटा आदमी का दुश्मन बना हुआ है आज। आओ चलो। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो अंदर जाते, होटल का मैनेजर उनके पास आया और बोला, गुड इवनिंग सर, वेलकम सर, कैन आई गेट समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू? एक काम करो, जो भी लीकर अवेलेबल है उसकी लिस्ट भिजवा दो। श्योर सर, बट सर इफ यू डोंट माइंड, अपने होटल में जितनी भी लिकर्स अवेलेबल हैं मुझे सबके नाम याद है। वी हैव टकीला विच इज ऑफ 5 लाख रुपीज, वोडका 8 लाख रुपीज, बिस्किट 10 लाख रुपीज एंड वी हैव जिन जो कि 12 लाख रुपए की है। सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? ग्रेट। क्या है कि आज मेरे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, तो इसलिए जो सबसे महंगी है वो भिजवा दो और बाकी सब चीजें भी। श्योर सर, आई विल गेट द बेस्ट लिकर फॉर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अकरम,
होटल तेरा, शराब तेरी, फिर भी तुम्हारा ये मैनेजर तुझे तेरी शराब की रेट क्यों बता रहा था, जबकि तू कोई भी चूज कर सकता है? वो इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि मैं दिन देखकर शराब मंगवाता हूं, और आज का दिन मेरे लिए, इनफैक्ट हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए मैंने हम तीनों के लिए महंगी शराब मंगवाई। सो लेट्स एंजॉय। अच्छा आओ। ओके, लेट्स एंजॉय। अब तुम्हें यहां अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है, ये रूम प्राइवेट भी है और सबसे सेफ भी। बैठो। वो एक आलीशान कमरा था। वो तीनों बैठ गए। तब अभिनव बलराज को बहुत ध्यान से देख रहा था। बलराज, आज मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन फिलहाल वो अंडरकवर है, इसलिए उससे तुम्हें मैं बाहर नहीं मिलवा सकता था। सर, योर स्नैक्स एंड ड्रिंक। सर। Sure. Cheers. Cheers. तो यही है टाइगर? हाँ, ये है हमारा टाइगर, और मैं चाहता था ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिल ले, और मिलने के बाद जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उस तरफ बढ़ने में ये हमें लीड करे। माफ करना दोस्त, पर मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। वो क्या है ना, सब कुछ तो तू ही बोल रहा है। हमारा ये टाइगर गूंगा है क्या? हाँ बलराज, तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफ करना दोस्त, माफ करना। बोलना अच्छी लगी मुझे तुम्हारी। अच्छा, हो गए तुम बॉस, लेकिन ये मत भूलना तुम किसके सामने बैठे हो। टाइगर हूं मैं। टाइगर ना ही चुप रहता है, ना ही धीरे बोलता है। टाइगर सीधा धाड़ता है। तो तुम टाइगर हो, ठीक है। तो टाइगर ये बताओ, इतने सालों से कहां थे तुम? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतने सालों के बाद तुम हमारे सर पे आके बैठ जाओ और हम मान लेंगे कि तुम टाइगर। मजाक तो नहीं हो रहा है यहां? क्यों अकरम, सही कहा ना? और जिस गद्दी की तुम बात कर रहे हो ना, उसको लिया नहीं जाता, कमाया जाता है। आई बात समझ में? अच्छे से जानता हूं, छीनना मेरे खून में भी नहीं है। मैं इतने सालों से कहाँ गायब था, क्या कर रहा था, ये सब समझाने का तो हमारे पास टाइम नहीं है शायद। और रही बात कि मैं टाइगर हूं या नहीं हूं, ठीक है, तुम तरीका बताओ, साबित कर दूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। अकरम ने मुस्कुराते हुए अभिनव को देखा। उसकी आंखों में अभिनव के लिए गर्व की भावना झलक रही थी। उसने जितना सोचा था, अभिनव उससे भी खूंखार था, लेकिन बलराज के माथे पर शिकन बरकरार थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो इतनी जल्दी अभिनव को टाइगर नहीं मानने वाला था। वैसे भी पूरे ग्रुप में अगर बलराज किसी चीज के लिए जाना जाता था तो वो थी उसकी जिद। वो इस बात को नहीं पचा सकता था कि कल को एक बच्चा उसके सर पर बैठकर राज करे। सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे, पर मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो कि तुम टाइगर हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज देना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? रिलैक्स अकरम, रिलैक्स। लेट्स फाइट, लड़ते हैं। अगर तुम जीते
तो हम मान लेंगे कि तुम टाइगर हो, लेकिन अगर तुम हारे तो हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से कहीं बहुत दूर जाकर सेटल हो जाना। बलराज, क्या कह रहे हो तुम? ये सही नहीं है। लेट्स फाइट। कब करनी है लड़ाई? ये सुनते ही बलराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अकरम के होश उड़ गए थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव बलराज को हरा पाएगा या उसे अपने पिता का दिया हुआ सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।